आदिवासी महिला को निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया। तो एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखते हैं तो राजस्थान का रेप के मामले में सबसे ऊपर नंबर आता है। और सरकार के में बैठे हुए लोगों की सोच ऐसे अपराधियों के प्रति कैसी होती? अब सरकार आपकी है जी, आपने ऐसा क्या परिवर्तन ला दिया? भगाए गए अपराधी थे वो भी राजस्थान में शरण लेकर बैठे थे क्योंकि हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अखबार की हेडलाइन थी कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद एक अपराधी है, वो जयपुर की सेंट्रल जेल से टीवी इंटरव्यू दिया था। आपने अपोजिशन में रहते हुए सरकार से बहुत से सवाल किए, आज सवाल आपसे हैं। उस कन्हैयालाल केस के बाद में हाल ही में जब आपकी सरकार है, उसका एक आरोपी जमानत पर रिहा हो जाता है। और राजस्थान जैसे राज्य में कन्हैयालाल को पुलिस सुरक्षा नहीं मिली कांग्रेस पार्टी के राज्य में। सरेआम उसका गला रेत दिया गया। एनकाउंटर कल्चर पर आपकी क्या राय है? तो उस पुलिस को मारने की कोशिश करे तो पुलिस कुछ तो करेगी। पुलिस के हाथ बांधकर आप अपराध रोक दो, ये तो संभव नहीं है। योगी जी की सरकार नहीं थी, अपराधी उससे पहले भी थे। उस समय एनकाउंटर की घटनाओं का जो आज दौर देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलता था। सरेआम बेटियां उठा ली जाती थी, सरेआम बस लूट ली जाती थी, सरेआम दिन दहाड़े कत्लेआम हो जाते थे बीच सड़क। आज वो दृश्य नहीं देखने को मिल रहे ना। तो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की इतनी शिकस्त क्यों? चुनाव तो हम ही जीते ना। चुनाव तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। दूसरी तो कोई पार्टी देश में ऐसी हुई नहीं जिसकी 100 सीटें भी आई हो। तो कह रहे हैं कि ये जीत कर भी हारी हुई फीलिंग ले रहे हैं। देश में एक इकोसिस्टम है, किसी बात को कहीं भी कैसे भी घुमा देता है। आपके इस बयान को बहुत सारे अपोजिशन के लोग मोदी भक्ति कहते हैं। अरे भाई, ये तो उस फलाने नेता का दलाल है। अरे भाई, ये तो सोनिया गांधी का चमचा है। राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला, देश को मिला, पूरे देश का गौरव बना। और खुदाई करता है तो भगवान की टूटी फूटी मूर्तियां, उनके मंदिर के अवशेष ये निकलकर बाहर आते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। इस बार के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बहुत ज्यादा जिक्र हुआ कि सोशल मीडिया ने इस बार के चुनावों को प्रभावित किया है। आज से पहले यह माना जाता था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है। ऐसे में सोशल मीडिया का इंप्रेशन लोकसभा चुनावों में तो देखा ही गया, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में राजस्थान में सोशल मीडिया में भी एक स्पष्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम ट्विटर है, उससे इतनी सुर्खी बटोरी कि नेशनल मीडिया में एनी टाइम उनके ट्वीट डिस्कस हुआ करते थे। मिलियंस में जिनके ट्वीट्स की रीच हुआ करती थी, बहुत सारे सरकारी प्रयास उनके ट्वीट के बाद हुआ करते थे। ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आज मिलने जा रहे हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि क्या ये स्थापित तरीका हो चुका है कि सोशल मीडिया से गवर्नेंस प्रभावित होती है या सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक तरीके से किया जा सकता है। अगर हाँ, तो आज उनकी लाइफ की जर्नी जानेंगे और समझेंगे कि सरकार में आज उनका दखल किस तरह से है। चलिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं जो राजस्थान के अंदर बीजेपी के राज्य प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर, आपके ट्वीट्स ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह का इंप्रेशन डाला, एक दिन में असर डाला ये कहना तो असर अतिशोक्ति का होगा, लेकिन एक लंबे समय से आप जब खुद विपक्ष में थे तो अपने ट्वीट से नेशनल मीडिया में सुर्खी बने हुए थे। आपकी जर्नी, ट्विटर की आपकी जर्नी, कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं और आज कितना इसको यथार्थ मानते हैं कि जिस तरह से मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर हुआ करता था, अब सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं मीडिया के साथ साथ अपनी जगह बनाता जा रहा है? निश्चित रूप से अंकित जी, ये बात ठीक है कि आज का जो सोशल मीडिया है वो जन जन तक पहुंच चुका है। और ये मानकर चलिए कि जो इशू दबा दिए जाते हैं कहीं पर, अगर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जाए तो उसमें ज़रूर न्याय मिलने की गुंजाइश रहती है। और मैं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हूं जिसने पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग किया और जिसके लिए हमारे जो प्रदेश के खासतौर पर राजस्थान के ऐसे सैकड़ों घटनाएं ऐसी होंगी जिनको दबाने की कोशिश सरकारी स्तर पर हुई और जिसमें काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन सोशल मीडिया की एक ताकत थी जिस पे हमने उन चीज़ों को उठाया और उसका सपोर्ट सब लोगों के द्वारा मिला और हमने वो करके दिखाया जिसके लिए सरकार करने को राजी नहीं थी। मैं आपको कई सारी ऐसे घटनाएं गिना सकता हूं जिसको सरकार ने प्राइमा फेसी दबाने की कोशिश की और सरकार का सहयोग बाकी चीज़ों ने भी किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास लोगों ने वो चीज़ें भेजी और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दी और इसी कारण वो इतना फैली
कि सरकार को मजबूर होना पड़ा उन घटनाओं पर संज्ञान लेने के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। कोई ऐसी पहली घटना जब आप ट्विटर पर आए, और ट्विटर पर आए तो आपने उसका ट्वीट किया और उसका नेशनल इंपैक्ट बना, राष्ट्र का मुद्दा बना, सबसे पहली बार कब आपको पता चला? देखिए, सबसे पहली बार तो मैं एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी घटना इतना सुर्खी बटोरी, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिनको हमने सोशल मीडिया के ऊपर उठाया। जैसे और वो राजस्थान के वो मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे बने, बहुत सारे, जैसे आपको ध्यान होगा हमारे विधानसभा चुनाव के तुरंत पहले एक धरियाबाद हमारे यहाँ एक ट्राइबल एरिया है, इस गाँव, उसके गाँव में वहाँ पे एक आदिवासी महिला को निवस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया गया। 2 दिन हो गए उस घटना को घटित हुए, लेकिन ना कोई प्रशासन पहुंचा, ना कोई सरकारी अमला पहुंचा, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन हमारे पास, क्योंकि एक हम लोग लगातार उस चीज़ को उठा रहे थे, इसलिए एक पूरा नेटवर्क पूरे प्रदेश में तैयार हो गया। और पूरे प्रदेश में जो नेटवर्क तैयार हुआ तो उसका असर ये हुआ कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटना घटित होती थी तो लोग सीधा मुझे मेरे फ़ोन पे भेजते थे या किसी न किसी और व्यक्ति के थ्रू मेरे पास पहुँच जाता था। तो वो घटना मेरे पास आई, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा था जो मेरे पास आया, और मेरे पास आया, उसमें मैंने ये सब देखा, बड़ा विभत्स सा दृश्य उसके अंदर दिखा। तो आप सोच कर देखिए कि ऐसी घटना हो गई, 2 दिन हो गए, ना कोई एफआईआर है, ना कोई चर्चा है। हमने उसको ब्लर करके सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर डाला, और हमारे डालने के साथ ही हमने एसपी को फ़ोन करके बताया कि आपके इलाके में इस तरह की घटना हुई। तब तक उनको भी नहीं पता था। और जब वो हमने सोशल मीडिया पे डाला, ट्विटर पे डाला, तो वो नेशनल मीडिया में 15-20 मिनट में ही उठ गई। और आप उसका असर देखिए कि सुबह होते होते जो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बनकर जयपुर में नींद ले रहे थे, दूसरे दिन सुबह 11 बजे धरियावाद पहुंच गए उस पीड़िता के हालचाल जानने के लिए। तो ये ताकत है, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं हम लोगों ने उठाई और एक के बाद एक राजस्थान के लोगों को न्याय देने का काम किया। बहुत सारी घटनाएं। सर, जैसे आपने जिस घटना का जिक्र किया वो महिलाओं के साथ हुई, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको आपने छू लिया। सर, जब एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखते हैं तो राजस्थान का रेप के मामले में सबसे ऊपर नंबर आता है। देखिए, इसमें सरकार की नीयत का सवाल है। सरकार में बैठे लोग इस तरह के अपराधियों के साथ किस तरह डील करते हैं, और सरकार के में बैठे हुए लोगों की सोच ऐसे अपराधियों के प्रति कैसी होती है, वो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। मैं पिछली सरकार के समय, आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड पिछली सरकार के समय के हैं। और पिछली सरकार में राजस्थान लगातार 5 साल तक न केवल महिला अत्याचार में बल्कि रेप के मामले में भी देश में नंबर 1 पर बना हुआ था। राजस्थान जैसा प्रदेश, सोचिए, जो मीरा का प्रदेश है, पन्ना का प्रदेश है, पद्मिनी का प्रदेश है, वो प्रदेश राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर पर रेप कैपिटल के रूप में विख्यात हो चुका था। और सरकार का एटीट्यूड क्या था? मुख्यमंत्री कहते थे कि 56% रेप के मामले झूठे होते हैं। जो सरकार के सबसे चहेते मंत्री थे मुख्यमंत्री के, वो विधानसभा के फ्लोर पर कहते थे कि राजस्थान रेप के मामले में देश में नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान के माथे पर कलंक लगाने का जितना काम कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने किया है, ना अतीत में और ना भविष्य में मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ऐसा कलंक लगा पाएगी जिस सरकार ने इतने कलंक राजस्थान के माथे पर लगाए। आप सोचिए, एक मंत्री जो राजस्थान का गृह मंत्री रहा है, जो राजस्थान की तत्कालीन सरकार में फिर मंत्री था और मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री, वो विधानसभा के फ्लोर पर कहता है कि राजस्थान रेप के मामले में देश में नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। अरे, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है महाराणा प्रताप के कारण, महाराजा सूरजमल के कारण, यहां के योद्धाओं के कारण। आज भी जो हमारे माटी के लाल देश की सीमाओं की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, देश की सीमाओं के लिए रक्षा के लिए शहादत देते हैं, उनके कारण मर्दों का प्रदेश है। तुम्हारे जैसे दुष्कर्मी लोगों को सपोर्ट करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। राजस्थान जिसने अपनी एक इमेज दुनिया के मानचित्र पर बनाकर रखी थी, उस इमेज को कलंकित करने का काम पिछली सरकार के मंत्रियों ने और पिछली सरकार की पूरी कार्यप्रणाली ने किया। हमारे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया जिन्होंने आज तक कोई भी मंत्री का दायित्व नहीं निभाया, विधायक का दायित्व नहीं निभाया। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ राज्य के विकास के लिए नुकसानदायक होगी? ऐसे तो अतीत में बहुत उदाहरण हैं। राजीव गांधी कौन से मंत्री थे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया? तब वो तो प्रधानमंत्री बना दिए गए, उनको तो राजनीति का किसी तरह का अनुभव ही नहीं था। भजनलाल शर्मा जी तो पिछले 40 वर्षों से मंत्री तो नहीं बने, बाकी तो पूरे राजस्थान में घूम घूम तक, जैसे उन्होंने जैसलमेर से लेकर जयपुर तक, भरतपुर से लेकर गंगानगर तक, एक एक गांव शहर में लोगों से मिलजुल कर पार्टी के संगठन को खड़ा करने में योगदान दिया है। वो क्या कम बात है? पूरे राज्य को वो तब से जानते हैं जब वो बहुत छोटे रहे थे। तो आज उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है, तो उनके काम के अंदर आज वो सब चीज़ें दिखती हैं। वो जहाँ से आए, सरपंच रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में जो सबसे छोटी इकाई है
उस जगह से आकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसी जगह पर बैठ गए और आज वो अपनी योग्यता से जो आशीर्वाद उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मिला, और उसको उन्होंने साबित किया पिछले 10 महीने में। जो राजस्थान के लोगों के लिए काम किए उन्होंने पिछले 10 महीने में, वो ये जो बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे थे 15-15 साल से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया और 10 महीने में उन्होंने क्या किया, उसका अंतर देख लीजिए। किसी व्यक्ति कौन कब क्या रहा उससे आकलन नहीं होगा। आकलन इससे होगा कि जब वो कुर्सी पर बैठा, जब जो दूसरा व्यक्ति बैठा था उसने क्या किया और उन्होंने क्या किया। 10 महीने में जो काम उन्होंने किए हैं उससे उनकी तुलना, उनके काम की, उनकी तुलना, उनके व्यक्तित्व की तुलना होनी चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री बेहद, मैं बीच में एक लाइन जोड़ता हूं। राजनीतिक गलियारों में एक बहुत चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी तो केवल सम्मान ही कराते रह गए 6 महीने तक। देखिए मैं आपको बताता हूं, सम्मान तो जब इस कुर्सी पर आप बैठते हो तो जनता आपको बिठाती है, और जब आप घर से निकलोगे तो जनता आपको सम्मान देती है, उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। पिछले वाले जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं बार बार कर घूम फिर कर उसी जगह पर आता हूँ। जब कोविड आया था तो वो 1.5-2 साल अपने घर से ही नहीं निकले, तो उनका सम्मान करने के लिए कोई घर में तो घुसेगा नहीं। जब घर से बाहर जाओगे, पब्लिक की सुध लोगे, जनता के काम करोगे, तो सम्मान भी होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 महीने में राजस्थान के लिए ऐसे काम किए हैं जो 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत नहीं कर पाए। 45,000 करोड़ रुपए की ERCP परियोजना लटका के रखा हुआ था अशोक गहलोत जी ने। केवल सरकार बनने के 1.5 महीने के भीतर भीतर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ उसका MOU करके आज वो धरातल पे उतरने लग गई। आज उसके लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। आपको कुछ वर्षों में राजस्थान के 13 पहले वाले जिले, 21 नए वाले जिले, जिनके लोगों की प्यास बुझाने के लिए और वहाँ सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने का काम 45,000 करोड़ रुपए की लागत से ERCP के माध्यम से किया जाएगा। भजनलाल शर्मा जी ने करके दिया। शेखावाटी के जो 3 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पीने का पानी की समस्या, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी झुंझुना पकड़ाती थी चुनाव के समय, यमुना का पानी लेकर आएंगे, यमुना का पानी लेकर आएंगे, कुछ नहीं किया। सरकार बनने के साथ भी वहाँ यमुना का पानी लाने के लिए हरियाणा के साथ समझौता करके MOU किया। पेपर लीक के खिलाफ SIT बनाई, संगठित अपराध के खिलाफ SIT बनाई, 450 रुपये में 73 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। किस तरह हमारे जो पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए। ऐसी पहली सरकार है ये जिसने सरकार बनने के 10 महीने में जनता के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगाया। पेट्रोल डीजल के दाम आज तक बढ़ते ही आए हैं, पहली बार कम किए, और आज पूरे प्रदेश में एक रूप पेट्रोल। आप गंगानगर जाओगे, आप जयपुर आओगे, पेट्रोल एक दाम पे मिलेगा। पहले जयपुर और गंगानगर में 6 रुपये का डिफरेंस होता था पेट्रोल डीजल में। ये करने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। पहले साल में अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरियां, जिस तरीके से चिकित्सा का बजट और एक पूरा वातावरण प्रदेश में जिस तरह खड़ा किया है। पेपर लीक के खिलाफ SIT का मैंने आपको जिक्र किया, बड़ा अभियान है। जिस तरह मेवात इलाके में साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको पूरे प्रदेश ने देखा है। ये वो मुख्यमंत्री है जो 10 महीने में कर रहे हैं। एक वो मुख्यमंत्री है जो 15 साल जिक्र ही नहीं होता। आप कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जब आपके साथ बैठे तो आप उससे पूछेगा कि जब 5 साल आपकी सरकार थी पिछली, तब 100 करोड़ रुपए का 3 प्रोजेक्ट बताइए। 100 करोड़ रुपए का, 8 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 100 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट बताइए जिसकी शुरुआत अशोक गहलोत जी ने की और अपने कार्यकाल में खत्म कर दिया। अगर 3 बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो जो मुख्यमंत्री आज काम करना चाहता है, एक संजीदा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, शालीन है, जो जनता से जुड़कर रहना चाहता है, जनता जिसमें अपना सा व्यक्तित्व देखती है, उस व्यक्ति को आप बार बार लांछित करते हैं बेवजह, बेतुके तरीके से। जनता इसका जवाब देगी। अब सरकार आपकी है जी, आपने ऐसा क्या परिवर्तन ला दिया? देखिए, ये अपराध जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपराध राजस्थान में पूरी तरह जड़ें जमा चुके थे। और ना केवल राजस्थान में फैले हुए अपराधी, बल्कि दूसरे प्रदेशों से जो भगाए गए अपराधी थे वो भी राजस्थान में शरण लेकर बैठे थे, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई इनके ऊपर करने को तैयार ही नहीं थी। राजस्थान में जैसे ही सरकार बदली, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और पूरे प्रदेश के थानों में महिला डेस्क पहली आदेश के साथ वहां पर लगाकर बिठा दिया। दूसरे दिन जैसे ही सरकार 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली, ठीक दूसरे दिन 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक SIT गठित की, जो संगठित अपराध के खिलाफ SIT राजस्थान में बनी। और जितने अपराधी थे जिनमें
रेप के साथ जुड़े हुए अपराधी भी थे, दूसरे तरीके के अपराधी भी थे। उन सब अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाकर संगठित अपराध को कुचलने का और दूसरे तरह के अपराध को कुचलने का अभियान चला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 से ज्यादा अपराधी जो कि इनामी अपराधी हैं राजस्थान में, आज वो जेल की सलाखों के पीछे केवल 9 महीने में। ये एक इच्छा शक्ति सरकार की होती है। जेल से एक बहुत बड़ा प्रश्न हाल ही में सुर्खी में बना। परसों या 3 दिन पहले अखबार की हेडलाइन थी कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद एक अपराधी है, वो जयपुर की सेंट्रल जेल से टीवी इंटरव्यू दिया था। क्या किया आपकी सरकार ने? मैं आपको एक जानकारी ऐसी देता हूं उसकी कि जयपुर की सेंट्रल जेल से करे, जोधपुर की से करे, दिल्ली की सी करे या कहीं और से करे, सिस्टम में लूपहोल कहीं भी हो सकती है। सवाल सरकार की नीयत का है कि आप इस तरह के क्रिमिनल के साथ सरकार के स्तर पर किस तरह का ट्रीट करते हो। और अगर किसी ने इस तरह का अपराध किया है तो जो अपराध में शामिल लोग सिस्टम के हैं के खिलाफ सरकार ने किस तरह का एक्शन लिया है, सरकार उससे दिखती है। अपराध कहीं भी घटित हो जाए और उसके बाद सरकार कार्रवाई क्या करे, वो सरकार की नीयत को बताता है। तो राजस्थान में जब से सरकार बदली है, सरकार ने बदलने के बाद जिस तरह के अपराधियों के खिलाफ एक्शन किए हैं वो सरकार की नीयत को स्पष्ट बताता है। मैं आपको बताऊं कि जो अपराधी राजस्थान में बड़े बड़े नाम लेकर घूमते थे और जिनके नाम पर उगाही चला करती थी लोगों से, वो आज अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं। ये जो स्थिति सरकार ने बनाई है वो केवल इसलिए क्योंकि सरकार की नीयत साफ है और सरकार चाहती है कि राजस्थान अपराध मुक्त हो। एक बात बताइए, इसी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में आतंकवादी कैंप लगाए बैठे थे। ये कैसी सूचना में कमी थी, फेलियर इंटेलिजेंस का था? सरकार बदली और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तब ये लोग पकड़ में आए। ये कब से कैंप लगा के बैठे थे, कब से एक्टिविटी चला रहे थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी इसलिए पकड़ लिए गए। अगर सरकार पहले वाली होती तो इनके ऊपर कोई हाथ धरने को तैयार नहीं था। 200 इंसिडेंट ऐसे जब लोग इस तरह की एक्टिविटी में शामिल थे, जो लोग इस तरह का अपराध करते थे, लेकिन सरकार क्योंकि दूसरी तरीके की थी, ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाली की थी, इसलिए उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। क्योंकि भजनलाल शर्मा जी की सरकार है और 0 टॉलरेंस है अपराधियों के खिलाफ, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को तोड़ भी रही है, ऐसे लोगों को पकड़ भी रही है और ऐसे लोगों को जहां इनको जाना चाहिए वहां भेज भी रही है। एक बात बताइए, हाल ही में चूंकि चर्चा ही अपराध से शुरू हुई है तो इसी से बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि राजस्थान हो या पूरा देश, जिनके कारण सुर्खियों में रहा वो अपराध से रिलेटेड कई बहुत मुद्दे रहे। राजस्थान के अंदर साइबर क्राइम, में एक एक करके सब चीज़ों पर आऊँगा क्योंकि साइबर क्राइम राजस्थान के अंदर एक चर्चा का विषय बना, पूरे देश में चर्चा का विषय बना। कन्हैया लाल का मुद्दा रहा, जयपुर बम ब्लास्ट का मुद्दा रहा। मैं एक एक करके सब चीज़ों पर आऊँगा क्योंकि अब सरकार आपकी है। आपने अपोजिशन में रहते हुए सरकार से बहुत से सवाल किए, आज सवाल आपसे हैं। पहला सवाल जहां से मैं लेकर शुरू करना चाहूंगा, एक जमाना था जब पूर्वी राजस्थान गो तस्करी के लिए जाना जाता था। आपने क्या किया जब सरकार में आप आ गए? देखिए, अभी वहां पर जो पूर्वी राजस्थान है और खासतौर पर जो मेवात का इलाका है, वहां जो अभी एक्शन चल रहा है गो तस्करों के खिलाफ और साइबर अपराधियों के खिलाफ, वो सबके संज्ञान में है। आपको ध्यान होगा अंकित जी कि जब सरकार दूसरी थी तभी जो मेवात का इलाका है इसमें पुलिस कभी घुस नहीं पाती थी, क्योंकि पुलिस के खिलाफ वहां पर संगठित होकर जिस तरह पत्थर बरसाए जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, हमला किया जाता था, तो पुलिस के ऊपर हमला करके लोग सुरक्षित रहते थे उस पूरे इलाके में, क्योंकि सरकार उनके संरक्षित थी। आज आपने ठीक जिक्र किया साइबर अपराध का। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के शासन में साइबर अपराध के मामले में भी देश में नंबर 1 पर था और देश में जितनी साइबर अपराध की घटनाएं घटित होती थी उसकी आधे से ज्यादा घटनाओं का कनेक्शन राजस्थान में होता था, राजस्थान के भी मेवात इलाके से होता था। कांग्रेस पार्टी की सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करती थी क्योंकि मेवात में एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं और इस तरह का अपराध करने में उनकी बड़ी भूमिका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण, खासतौर पर उस इलाके से एक मंत्री आती थी जाहिदा खान, ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए आगे बढ़कर हमेशा खड़ी रहती थी। आज क्या हो रहा है? आज जैसे ही भजनलाल शर्मा जी की सरकार वहां पर बनी है और साइबर ठगों के खिलाफ जिस तरह वहां पर कार्रवाई हो रही है, जो एफआईआर 100 एफआईआर अगर हम मान ले दर्ज होती थी तो वो एफआईआर 10 पर आ गई है। राजस्थान से जो मेवात इलाका है उसका कनेक्शन जो निकलता है पूरे देश में जो इस तरह का अपराध होता है उससे 10 पर आ गया है। वो जो महल बनाकर घूम रहे थे साइबर ठगी के पैसे से, लोगों के कमाई के पैसे से, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रखे, किसी ने पत्नी की बीमारी के लिए पैसे जोड़ रखे, कितने लोगों ने सुसाइड किया साइबर ठगी के चलते।
उस अपराध का केंद्र था राजस्थान का मेवात, और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां केवल और केवल इसलिए कार्रवाई नहीं करती थी क्योंकि मेवात एक समुदाय विशेष का बहुल इलाका है। आज वहां पर कार्रवाई होना शुरू हुई और वो जो पैसे का महल इन्होंने खड़ा किया था वो बुलडोजर से ढहा दिया गया, और आज वहां पर पंचायतें हो रही हैं गांव में, संकल्प ले रहे लोग कि हम इस तरह का अपराध नहीं करेंगे और जो अपराध करेगा उसका संरक्षण हम नहीं देंगे। तो ये जो कार्रवाई वहां गौ तस्करों के खिलाफ भी हुई, वो कार्रवाई साइबर ठगों के खिलाफ भी हुई, और आज मेवात इलाके में इसकी जमकर चर्चा है, पूरे प्रदेश में जमकर चर्चा है। आप देखिए, आपने समुदाय विशेष का जिक्र किया। राजस्थान पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही गंभीर सामुदायिक कहिए या सांप्रदायिक घटना के कारण जिक्र में रहा, कन्हैयालाल केस की मैं जिक्र कर रहा हूँ। उस कन्हैयालाल केस के बाद में हाल ही में जब आपकी सरकार है, उसका एक आरोपी जमानत पर रिहा हो जाता है। सरकार ने पैरवी ढंग से नहीं की या चार्जशीट में कोई कमी रह गई? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला था और पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला मामला था। मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जाने के बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। एक व्यक्ति कन्हैयालाल, सामान्य व्यक्ति, अपनी टेलर की दुकान उदयपुर में चलाता था। उसको धमकी दी गई आतंकवादियों की तरफ से। वो राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार की पुलिस के पास गया और कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। और राजस्थान जैसे राज्य में कन्हैयालाल को पुलिस सुरक्षा नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी के राज्य में। 2 दिन के बाद सरेआम उसका गला रेत दिया गया, और जो अपराधी थे उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया जिसमें ना केवल उसकी घटना को स्वीकार किया बल्कि उसका जो गला काटते हुए का वीडियो भी उन्होंने बनाया। बाद में प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे वही अपराधी एक वीडियो बनाकर, और आराम से भागकर निकल रहे। वो तो भला हो गांव वालों का कि भागते अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा तब। और जब ये केस एनआईए के पास गया तो एनआईए ने बाकी के जितने लिंक इस अपराध के साथ जुड़े हुए थे, जो कन्हैयालाल की हत्या के साथ जुड़े हुए थे, उन सब लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर किया। अब उस जो पकड़े गए जो दर्जनों लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति का कारण से उसकी जमानत हो गई हो तो उसके कई रास्ते खुले हैं, वो बरी नहीं हो गया है, उसकी जमानत हुई है, और उसके लिए भी ऊपर के कोर्ट खुले हैं। सारे वैकल्पिक उपाय और सारे कानूनी उपाय उसमें किए जाएंगे। किसी भी एक भी अपराधी को जो कन्हैयालाल जी का सर तन से जुदा करने के अभियान में शामिल था उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। ऐसे अपराधी जो कि सरकार को चुनौती देते हैं, उनके लिए बीजेपी शासित एक और राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर एनकाउंटर कल्चर का सामना कर रहे हैं। एनकाउंटर कल्चर पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो कोई भी व्यक्ति निर्दोष जनता के ऊपर अत्याचार करता है, जो कोई भी अपराधी हैबिचुअल क्रिमिनल है और वो उन लोगों को मारता है जिनका कोई दोष नहीं है, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, किसी बहन बेटी की आबरू के साथ खिलवाड़ करता है। अगर कोई आदमी पुलिस के ऊपर फायरिंग करे, पुलिस को मारने की कोशिश करे, तो पुलिस कुछ तो करेगी। पुलिस के हाथ बांधकर आप अपराध रोक दो, ये तो संभव नहीं है। आप पुलिस को अपराध के खिलाफ, अपराध पे अंकुश लगाने के लिए खुली छोड़ दोगे तभी पुलिस ठीक से काम कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकारों में पुलिस के हाथ बांधे रखे जाते थे, आज हाथ खुले हैं। चाहे जैसे भी तरीका हो, आप अपराध को रोकिए, जनता को सुरक्षित माहौल पैदा देकर दीजिए, और उसके लिए अगर पुलिस के ऊपर गोली चलती है और पुलिस खाली हाथ बांध के खड़ी रहे, मुझे लगता है न्याय संगत पुलिस के लिए भी नहीं है, समाज के लिए भी नहीं। राजस्थान पुलिस का टैगलाइन है, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। पुलिस का भय अपराधियों में हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं से न्यायपालिका की भूमिका, जो कि लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी घटनाएं उसे गौण कर देती हैं? अंकित जी, मेरे ऊपर सामने से गोली आ रही है, तब मैं कल ये सोचूंगा कि मुझे किसी और जगह इसके लिए न्याय के लिए जाना पड़ेगा? तो क्या सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी मेरी जान बचाना या मेरे किसी साथी की जान बचाना जो गोली का सामना कर रहा है किसी अपराधी के लिए। तो प्राइमा फेसी उस वक्त उस जगह पर क्या घट रहा है? कोई ऐसा पुलिस थोड़ी रास्ते चलते किसी को गोली मार देती होगी। पिछले आंकड़ों को उठाकर देखें तो जब योगी जी की सरकार नहीं थी, अपराधी उससे पहले भी थे। उस समय एनकाउंटर की घटनाओं का जो आज दौर देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलता था। तो आज आपको वो माहौल भी देखने को मिल रहा है ना, जो उस वक्त देखने को नहीं मिलता था। सरेआम बेटियां उठा ली जाती थी, सरेआम बस लूट ली जाती थी, सरेआम दिन दहाड़े कत्लेआम हो जाते थे बीच सड़क। आज वो दृश्य नहीं देखने को मिल रहे ना। अपराधियों के खिलाफ आप उनकी भाषा में ठीक तरीके से ईमानदारी के साथ कार्रवाई करोगे तो अपराध खत्म होगा। हमारा काम है। जनता एडमायर करती है क्या इस चीज को? देखिए, जनता सरकार को चुनती है, और सरकार को इसलिए चुनती है कि एक सरकार ऐसी बने जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में उसके हर कल्याण का काम करे। तो उसमें सबसे पहली जिम्मेवारी है कि वहां एक सुरक्षित माहौल देना,
कि कोई बेटी रात को 12 बजे स्कूटी से एक गांव से दूसरे गांव अकेली जा रही है तो उसके माँ बाप के मन में डर ना हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अपराध सरकार अगर उसके लिए काम कर रही है और उसमें अगर अपराधी बाधा बन रहे हैं और कोई अपराधी ऐसे रोकने वाले पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कोई भी फायरिंग करता है, कोई भी घटना को कारित करता है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको जवाब देना, और वो देनी चाहिए। टेक्निकली आप कहना चाह रहे हैं कि अपराधियों को आप लोगों ने ठिकाने लगा दिया, डरा दिया, जेल भेज दिया, जो भी तरीके में भाषा यूज़ की जाए, जनता को इससे लाभ हुआ। अगर जनता को इससे लाभ हुआ तो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की इतनी शिकस्त क्यों? देखिए, बीजेपी की सरकार वहाँ 2017 से है और 2017 के बाद वहाँ पर 2 चुनाव और भी आ चुके हैं। वो सरकार तो ठीक पहले दिन से उसी तरीके से काम कर रही है। 2019 में वहाँ लोकसभा का चुनाव था तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ था। 2022 में वहाँ विधानसभा का चुनाव था तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन हुआ। अब अगर किसी भी कारण से वहाँ सीटें कम आई हैं तो उसमें केवल इस चीज़ को जिम्मेदार ठहरा देना या इस चीज़ को ये कह देना कि इसकी वजह से वोट ना मिला हो, चलो दूसरा, मुझे लगता है कि इसमें इसके साथ न्याय संगत नहीं है। वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट, वहाँ मुख्यमंत्री, प्रशासन और दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसने जरूर इस बात का विश्लेषण किया होगा कि वहाँ सीटें कम क्यों आई हैं, और निश्चित रूप से जब भी कभी आगे चुनाव आएगा तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, अपराधियों को सरकार ने जो न्याय देना था वो दिया। अब बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पूरे देश के लिए एक मुद्दा था और बीजेपी के लिए मैनिफेस्टो के अंदर हुआ होने वाला मुद्दा था। राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला, देश को मिला, पूरे देश का गौरव बना। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में वही जगह जहां पर राम मंदिर बना वहां शिकस्त। देखिए अंकित, मैं इसको मुद्दा नहीं मानता। इसको मुद्दा कहना मुझे लगता है कि इस पूरे अभियान और इसके लिए बरसों तक जिन्होंने शहादत दी उनका अपमान है। मैं, आप या हमारी पहले की 7, 8, 10 पीढ़ियाँ, कितने लोग ऐसे होंगे जो पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ 500 सालों तक इस बात का आंखों में सपना लेकर चली गई कि जहाँ पर मेरे आराध्य भगवान श्री राम प्रकट हुए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहाँ के मंदिर को एक आतताई, एक आतंकवादी ने तोड़ दिया और वहाँ मस्जिद बना दी, वहाँ एक ढांचा खड़ा कर दिया। अब उस जगह पर मेरे प्रभु का मंदिर बने, इसको लेकर देश की कितनी सारी पीढ़ियां इस सपने को अपनी आंखों में लेकर चली गई। 500 साल के बाद इस देश में ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से एक ऐसी सरकार बनी जिस सरकार ने इस तरह का माहौल बनाया और जो भी कानूनी रुकावटें इस बीच में थी उन सबको दूर करके न्यायालय से फैसला आया और न्यायालय से फैसला भगवान के भक्तों के पक्ष में आया और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये केवल एक भक्तों की, एक भावनाओं की जीत थी, इसमें किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो पीढ़ियां पहले निकल गई वो जो इस दृश्य को नहीं देख पाई वो हमने आपने देखा। ये हमारा सौभाग्य है और इसको मैं यहीं तक रखना चाहता हूं। इसमें किसी चुनाव को इसके साथ जोड़ना, किसी चुनाव में वोटों के लिए इसको जोड़ना नहीं पहले था ना आज है। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि राम मंदिर होना, हमारे पूर्वजों ने भी और हमारे घरों के संस्कार भी राम से ही शुरू होते हैं। एक बात बताइए, दुनिया में ऐसा उदाहरण बताओ, दुनिया में इतिहास में कभी ऐसा उदाहरण बताइए कि किसी भी धर्म के आराध्य प्रति, वैसे तो मूर्ति पूजा हमारे यहीं है मतलब ज़्यादातर, लेकिन फिर भी जहाँ भी इस तरह का है, पूरी दुनिया में कहीं किसी धर्म को मानने वाले लोगों के आराध्य, सबसे बड़े आराध्य, खुदाई होती है उस जगह पर जहाँ पर उनका माना गया कि यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, और उस जगह पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई करता है और खुदाई करता है तो भगवान की टूटी फूटी मूर्तियाँ, उनके मंदिर के अवशेष ये निकल कर बाहर आते हैं। कौन इस देश में पैदा हुआ सनातनी या इस देश की धरती पर रहने वाला व्यक्ति इस बात से पीड़ित नहीं होगा कि आज से 500 साल पहले मेरे आराध्य के मंदिर को इस तरह तहस नहस किया गया और ज़मीन के नीचे गाड़ दिया गया। आज वहाँ 1977 में 76 में जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर खुदाई की थी और जब ये निकलने लगी थी तो कांग्रेस पार्टी की तब की सरकार ने वो खुदाई रुकवा दी थी सेकुलर लोगों के दबाव में। आज जब वहाँ पर खुदाई हुई, एविडेंस कलेक्ट किए गए और सरकार के पक्ष में फैसला आया, जनता के पक्ष में फैसला आया, आज वहाँ पर मंदिर बना, तो कौन ऐसा व्यक्ति खुश नहीं होगा जिसने वो दृश्य देखा होगा कि हमारे ईश्वर की मूर्तियाँ, उनके मंदिर के अवशेष जमीन में 500 साल तक गड़े पड़े थे और उसको निकल कर आज वहाँ भगवान का भव्य मंदिर तैयार हुआ है। तो इसको केवल एक छोटे चुनाव से जोड़कर देख देना मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा।
मैं इस बात को फिर कंटिन्यू करता हूं और कहता हूं कि हमारे देश के संस्कारों में और विशेष रूप से सनातनी परंपराओं में जहां जीवन की दिनचर्या की शुरुआत राम राम से होती है और जीवन लीला की समाप्ति राम नाम सत्य के साथ होती है, तो राम तो हमारे जीवन के प्रमुख अंश हैं और उनके लिए इस देश ने संघर्ष देखा। और तमाम उन लोगों ने जो कि राम के प्रति आस्था रखते हैं, जो अपनी पहचान राम से जोड़कर पाते हैं, निश्चित ही राम मंदिर उनके लिए बहुत गर्व का विषय है। और यही बात अगर इस तरह से फ्रेम कर दी जाए, जिस समय पूरे देश में 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला की मूर्ति विराजमान थी, उनका दर्शन पूरे देश के लिए सुलभ हो रहा था इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से, उस दौर को अगर एक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस देश ने 2024 में दिवाली जो इस बार 1 नवंबर को आ रही है, उसे 22 जनवरी को ही मना लिया था। ट्रू जी। अगर मैं आपसे ये सवाल इसी में कंटिन्यूटी में पूछता हूं कि अगर इलेक्शन उसी समय हो गए होते या इलेक्शन कमीशन उस समय चुनावों की डेट डिक्लेयर कर दिया होता, तो चुनाव परिणाम कैसे होते? अब मैं इसको इस तरह से नहीं जोड़ रहा कि आप राम से हारे कि राम से जीते। चुनाव परिणाम पर आपका गैस वर्क एज ए कार्यकर्ता। देखिए, हम और आप जब धरती पे पैदा भी नहीं हुए होंगे और जब से सृष्टि बनी है तब से लोग सुबह पहले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हुए उठते हैं। 500 साल तक जिस जगह पे भगवान प्रकट हुए उसके केवल भजन गाए जा रहे थे, उस जगह के दर्शन हमारे नसीब में नहीं थे। अब वहाँ पर भगवान का भव्य मंदिर बन गया। 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर भगवान के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरी दुनिया ने उसको देखा। अब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर उसी वक्त चुनाव होते तो चुनाव का दृश्य क्या होता? मैं आपको पहली लाइन से कह रहा हूँ कि चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि चुनाव जनवरी में हुए या चुनाव मई में हुए, लेकिन चुनाव जीता कौन? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीती। चुनाव तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। दूसरी तो कोई पार्टी देश में ऐसी हुई नहीं जिसकी 100 सीटें भी आई हो। चुनाव तो हम ही जीते ना। तो देश की जनता चुनाव जिताना चाहती थी, इसलिए तो चुनाव जिताया। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आपकी नीतियों को वर्तमान में जिस प्रकार से सरकार बहुत से मुद्दों पर यू टर्न ले रही है, लोग कह रहे हैं कि ये जीत कर भी हारी हुई फीलिंग ले रहे हैं? देखिए, इस देश में एक इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम किसी बात को कहीं भी कैसे भी घुमा देता है, जिसका कोई तुक नहीं होता। और ये इकोसिस्टम हो सकता है इतिहास में अतीत में कभी चला हो, अब नहीं चलता। अगर ये इकोसिस्टम और इसमें बैठे हुए लोग चल रहे होते तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती क्या? या उसके पहले 303 सीटें आती क्या? या उसके पहले 282 सीट्स आती क्या? लगातार 3 चुनाव तक इस देश में 60 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं, उड़ाते हैं, नीचे गिराते हैं, उठाते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। सरकारें देश की जनता बनाती है और देश की जनता इस बात को जानती है कि उनका कल्याण किस में है और उनका नेतृत्व किस व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। इसलिए लगातार 3 चुनाव तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उन्हीं को यह नसीब हुआ है और लगातार तीसरी बार कोई पार्टी लगातार सरकार में आई है। आप मुझसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी को 240 सीटें आज से पहले कब आई थी? कब आई थी? 1984 में। 40 साल हो गए, 40 साल, 4 दशक हो गए। जो पार्टी 3 चुनाव मिला के 2014, 2019, 2024 3 चुनाव मिला के 200 सीटें नहीं ला पा रही है, वो ये कह रही कि इनकी 240 सीटें आगे इसलिए हार गए। ये जो एक माइंडसेट है ना साहब, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि अब ये खत्म हो गया है। ये जब इस देश में लिटरेसी कम होती थी, लोग समझते कम थे, लोग ऐसे लोगों पर जल्दी विश्वास कर लिया था, तब चल लेते थे। आजकल हमारे जैसे गांव से आए हुए लोग भी जयपुर में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, देखते भालते हैं, सब चीज़ों को समझते हैं और समझ जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो हाथ की मेहंदी लगाते थे घरों के बाहर और कहते थे कि वोट कांग्रेस को देना, नहीं तो भूतनी आ जाएगी। तो इनका जो ये आडंबर था ना, अब देश की जनता जानती है, इसलिए चल नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, राम से बात शुरू हुई, मोदी जी तक चली आई, बीजेपी 3 चुनाव तक मोदी जी के सहारे, मोदी जी की लीडरशिप में, मोदी जी के इमेज के साथ में चुनाव जीतती चली गई। मोदी जी के बाद कौन? देखिए, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र का या मेरे कैपेसिटी का सवाल नहीं है। गैस वर्क कि भाई, मैं इस पे गैस भी नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है। और उसमें दर्जनों नेता हैं। कौन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड को या मान लो जो उस वक्त के चयन करने वाले लोग होंगे उनको समझ में आएगा, उसके लिए मैं उस काल्पनिक बात को नहीं कह सकता। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एक परिवार होता है और परिवार में एक बड़ा व्यक्ति होता है जो बहुत बड़ा होता है, जो सबके ऊपर आशीर्वाद बनाकर चलता है, परिवार को फलाता फुलाता है, इससे नरेंद्र मोदी जी है। और उनके नीचे, उनकी छत्र छाया में ऐसे दर्जनों लोग हैं जो इस देश को नेतृत्व देने में सक्षम है, और उनको सक्षम बनाया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, खुद मोदी जी ने अपने परिवार में से लोग निकाले हैं जो जमीन से निकल कर आए और आज वो अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, पार्टी के बड़े बड़े जगह पर बैठे हैं और पूरे देश में आज सक्षम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपके इस बयान को बहुत सारे अपोजिशन के लोग मोदी भक्ति कहते हैं। देखिए अंकित, मेरे पास 100 कारण हैं जिन कारणों की वजह से मैं मोदी जी को वोट दे सकता हूं, लेकिन एक कारण की वजह से मैं पक्का दे सकता हूं। जब हम छोटे थे तब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में क्या शब्द बोले जाते थे? अरे भाई ये तो उस फलाने नेता का दलाल है, अरे भाई ये तो सोनिया गांधी का चमचा है। आज ये मोदी जी की वजह से संभव हो पा रहा है कि भक्त जैसे पवित्र शब्द को राजनीति में लोग कार्यकर्ताओं के लिए या समर्थकों के लिए उपयोग करते हैं। मैं 100 कारण जो मोदी जी को वोट देने के हैं उनके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण से मोदी जी को वोट देना चाहता हूं कि उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। उनके विरोधी भी, उनके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भक्त कहकर संबोधित करते हैं। उनको जैसे लोग करते थे दलाल और चापलूस, चमचे, उस तरह के शब्दों को उपयोग नहीं करते। भक्त जनरली भक्ति से जुड़ा है और भक्ति राजनीति के लिए उपयोग में होने वाला शब्द नहीं है। भक्ति देवताओं से जुड़ा हुआ शब्द है, भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है। तो क्या मोदी जी भगवान है? देखिए, जब इस देश में कोई बच्चा बहुत नटखट होता है तो उसकी माता उसको कहती कन्हैया। हाँ, जब इस देश में कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है तो उसको लोग हनुमान कहते हैं। तो प्रेरणा कहां से लेते हैं? प्रेरणा तो हमारे पूज्य प्रतीकों से ही लेंगे ना। हमारे इतिहास में हमारे पास हमारे पूज्य प्रतीक इतने सारे हैं, इतने बड़े हैं और वो इतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले हैं कि प्रेरणा तो लोग उन्हीं से लेंगे। अच्छे चीज़ के लिए अगर कोई किसी अच्छे व्यक्ति के लिए किसी को भक्त कहता है तो मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आप मोदी जी को भगवान मान के खुश हैं? देखिए, मैंने नहीं कहा है, लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि जो भी व्यक्ति इस देश में कुछ भी अच्छा करता है उसकी तुलना हमारे पूज्य प्रतीकों से होती है। अब इसमें कोई व्यक्ति उनको किसी भी दर्जे के रूप में रखता है तो उसकी अपनी भावना है। मैं उनको ये मानता हूं कि वो इस देश के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है, इस देश को विकास की प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उनका जन्म हुआ है, इस देश में जितनी भारी समस्याएं पिछले 100 सालों से पनपी हुई थी उन सबको खत्म करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इतिहास में जितने भी नेता यहां पर हुए हैं उन सबसे अलग, सबसे सक्षम और सबसे दमदार नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी की छवि है। चलो, एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन है, अगर यही सब है तो क्या कभी नोटों पे मोदी जी की फोटो आएगी क्या? हाँ, देखिए, ये तो न तो मोदी जी करते, उन्होंने कभी, आप देखिए इस देश में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने ही कार्यकाल में अपने आप को भारत रत्न दे दिया। ऐसा तो मोदी जी ने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम दे दिया। उन्होंने नहीं बनाया है, वो स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया है। उद्घाटन कर और उसके अध्यक्ष रहे हैं नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के। ऐसे नहीं है, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। नरेंद्र मोदी जी 11 वर्षों से यहाँ प्रधानमंत्री हैं, इतनी सारी योजनाएं चलाई नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट जिनको आने वाले 100 सालों तक जिनका जिक्र होगा, वो प्रोजेक्ट भी कोई मोदी जी के नाम पर नहीं है, वो उन्होंने जनता के हित के लिए जनता को समर्पित करके रखे हुए। तो जो व्यक्ति इतना निर्मोही है खुद को लेके, वो अगर ये कभी की सोचे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक सवाल है, आपने योजनाओं की बात की, योजनाओं के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर योजनाएं हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर योजनाएं हैं, वीर सावरकर जी को भी भाजपा बहुत मानती है, आरएसएस बहुत मानती है, और इस मुद्दे को लेकर राष्ट्र की राजनीति में, और विशेष रूप से अब जबकि महाराष्ट्र के इलेक्शन आने वाले हैं, ये मुद्दा फिर से गरमाने वाला है। और विशेष रूप से राहुल गांधी जी के उन बयानों में जब वो ये कहते हैं कि सावरकर साहब जब अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंद थे तो रिहाई के लिए अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाए थे। सावरकर के जो पैर का नाखून होता है ना, उसके बराबर देशभक्त नहीं है राहुल गांधी, उनके बराबर। 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीर सावरकर को जब पहली बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी ना, तब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था पता आपको? विलियम वेडर बर्न। तो
अंग्रेजों की दलाली कौन करता था बताने की जरूरत है क्या? जो व्यक्ति देश के लिए लड़ता हुआ, भारत माता के लिए लड़ता हुआ, जिसको एक जन्म में 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई, जो अंडमान निकोबार, अच्छा मुझे बताइए, एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझेगा कि जिस वक्त के शासक जो होते हैं उनको जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा खतरा हो उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल में भेजते हैं कि नहीं भेजते? तो वीर सावरकर को कहां भेजा अंग्रेजों ने? सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। वो काला कहां पानी। पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार वो जगह है जहां पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक समुद्र है, पानी ही पानी है, जहां कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। वीर सावरकर को 1910 में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सेल्यूलर जेल पे अंग्रेजों ने भेजा। एक 10 बाई 10 के कमरे में एक व्यक्ति 10 साल तक उस जेल में बंद रहा, जिसका खुद का सगा भाई उसी जेल में था और 10 साल तक मिल नहीं पाया। उस व्यक्ति को कोई नासमझ नेता इस तरह की बात बोले, ये क्या वो किसी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हो सकता है? वो व्यक्ति जिसके पूरा का पूरा परिवार न्यौछावर हो गया इस देश की जमीन पर, उसके बारे में ऐसे शब्द बोले, वो क्या स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हो सकता है? क्या योगदान है इन लोगों का? आपको मैं लिख कर दे सकता हूं। ये कितनी बातें कहीं पर बोलते होंगे, किसी एक कांग्रेसी नेता का नाम बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर, जिन्होंने इस देश की माटी के लिए शहादत दी आजादी के आंदोलन में। एक कितने लोगों को बाकायदा ट्रायल चलाकर अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों को फांसी पर चढ़ाया? कितने लोगों को अंग्रेजों ने निहत्थे गोली मारकर मार दिया? एक भी कांग्रेसी था क्या? केवल और केवल राज बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, इतिहास में जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, इतिहास में जिन लोगों ने अपने आप को नौछावर कर दिया, उन पूज्य प्रतीकों का इस तरह अपमान करना, और वो अपने आप को नेता कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर। आपने जो भी एक लाइन बोली ना नाखून वाली, इसी से एक बहुत अच्छा बयान निकल कर आता है। आपने अभी कहा कि ये इतने नाखून के बराबर नहीं हैं। बीजेपी के बारे में राहुल गांधी जी कहते हैं कि इनका स्वतंत्रता संग्राम में नाखून के बराबर भी योगदान नहीं है बीजेपी वालों का। देखिए अंकित जी, स्वतंत्रता की लड़ाई इस देश में लाखों लोगों ने लड़ी, हर गांव में लड़ी, हर शहर में लड़ी, किसी ने किसी स्तर पर लड़ी, किसी ने किसी स्तर पर लड़ी। हमारे पूर्वजों भी उसमें हो सकते हैं, आपके पूर्वज भी इसमें हो सकते हैं, कोई और लोग होंगे जिनके पूर्वज भी इसमें हो सकते हैं। कुछ फ्रेम में आ गए, कुछ फ्रेम में नहीं आए। केवल 4 लोग कांग्रेस पार्टी के मिलकर इन्होंने देश आजाद कराया क्या? देश आजाद कराने के लिए तो पूरे देश जब सड़कों पर आ गया, जिन्होंने गांधी जी के पीछे अगर हजारों लोग चलते थे तो उन हजारों लोगों का नाम है आपके पास? वो लाखों लोग जो कहीं ना कहीं निकल कर आते थे उनका नाम है? कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने निहत्थे गोली मार दी अंग्रेजों ने? तो तुम्हारे बपोती है कि तुमने देश को आजाद कराया। तुम वो हो जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनकी शहादत के ऊपर तुमने अपनी राजनीति की फसल बोई, और जब देश आजाद हो गया तो तुम केवल उसको अपने शासन चलाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना राज करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों ने वास्तव में देश को आजादी दिलाई, उनका तो नाम भी लेना तुम लोगों ने दुबर कर दिया आजादी का आंदोलन। वीर सावरकर जैसा योद्धा, जिसने एक जीवन में 2 बार आजीवन कारावास, किसको मिली है संसार में? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उनको ऐसे अपमानित करते हो? जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पूर्वजों के खिलाफ राजनीति में खड़ा हो सकता था, उन सबको अपमानित करने का काम करते हो। देश की आजादी में इस देश में रहने वाले लाखों लोगों का योगदान है, जो कहीं सड़क पर लड़े, कहीं गांव में लड़े, किसी अंग्रेज के खिलाफ कहीं पर लड़े, किसी अंग्रेज वस्तु का बहिष्कार किया, अपने अपने तरीके से 50 तरीके से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। तुम्हारी अकेले की जागीर थोड़ी है। कोई भी ऐसा नेता क्यों नहीं है? मतलब ये बड़ा प्रश्न है। माना कि जो पीछे खड़े रहे उनको नाम नहीं मिला, लेकिन कोई भी ऐसा नेता जो कि आजादी के आंदोलन में था और उसने बीजेपी को लीड किया हो। देखिए, बीजेपी तो उस दौरान बनी नहीं थी, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, वो खुद कांग्रेस में थे, वो खुद आजादी के आंदोलन में जेल गए हैं। ये जो लोग हैं जिनको केवल और केवल असली स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना है, अपनी राजनीति चलानी है, वो इस तरह की बकवास करते हैं। ये क्या सवाल हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी उस वक्त थी ही नहीं, तो जो आज भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, आज जनसंघ में लोग थे, उनके पूर्वज लड़ रहे थे ना। उस वक्त तो कांग्रेस एक आंदोलन था, कांग्रेस की पार्टी थोड़ी थी। उस आंदोलन के पीछे लोग लड़ रहे थे। अब उसमें तुमने जो 10 आगे चल रहे थे उनको मान लिया कि ये नेता हैं, बाकी जो लोग लाखों लोग पीछे चल रहे थे, उनमें कौन किसके परिवार से था, लड़ रहा था, बेचारा डंडे खा रहा था, उसके बारे में आपका कोई वही नहीं। आप कह रहे हो कि कोई शामिल ही नहीं था।
ये कैसा सवाल हुआ? जो व्यक्ति उस वक्त था ही नहीं और जो उनके पूर्वज थे वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी आजादी के आंदोलन के तरीके के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो उनको भुला दोगे आप? तो एक बात बताओ, अभी मैं कह दूं कि महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे अकबर के खिलाफ, तो राहुल गांधी का कौन सा पूर्वज लड़ रहा था उसके उनके साथ महाराणा प्रताप की सेना में? जब शिवाजी लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ, तो राहुल गांधी का कौन सा पूर्वज लड़ रहा था? जो कांग्रेस पार्टी उस वक्त आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी उस वक्त एक आंदोलन था और उस आंदोलन में देश का प्रत्येक व्यक्ति शामिल था। उसमें केवल राजनीतिक दल जो आज कांग्रेस पार्टी, उसी के लोग शामिल नहीं थे। तो फिर नाथूराम गॉडसे को लेकर के कांग्रेस इतनी हमलावर बीजेपी पर क्यों होती है? मैंने आपको कहा कि बेतुकी बातें करते हैं। इनको ये लगता है कि ये जो बातें करते 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 देश में 30, 40, 50 साल तक ये शासन करते आए, उन्हीं बातों का आज देश मान लेगा। देश आज इनसे सवाल नहीं करेगा कि अगर किसी ने इस देश के इतने बड़े नेता की, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े नेता की हत्या कर दी और वो किसी से संबंधित थे, तो वो एग्जिस्ट कैसे कर गए? आपने उनको सजा क्यों नहीं दी? क्या आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को मानने वाले लोग जो उस वक्त किसी और राजनीतिक दल के रूप में वहां पर थे, उनके किसी भी व्यक्ति के रूप के ऊपर आपने आरोप साबित किया? सरकार तो आपकी थी ना, तो ढोंग क्यों करते हो? जब आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाए, जब आपके पास एविडेंस थे, जब आपके पास सबूत थे, आपने जिंदा आदमी को पकड़ा, पूछताछ की होगी ना, सब कुछ किया होगा, सारी ट्रायल चली होगी। किस जनसंख्या आदमी को सजा दी आपने? क्या बेतुकी की बातें आज ये निकाल के करते हैं क्योंकि इनके पास करने को कुछ है नहीं। इनको लगा कि जिस तरीके से ये चलते आए और सत्ता लेते आए, आज क्योंकि ये अभी तक भी उसी झुरमुट में फंसे हुए हैं, इसीलिए तो जिनके पिताजी के राज का सूरज कभी डूबता नहीं था, वो राज लाने के लिए सड़क सड़क भटक रहे ना, इसीलिए तो भटक रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने तरीके से इन पॉइंट्स के ऊपर जो जवाब दिए वो निश्चित ही आपका पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं। इसी क्रम में कुछ और बातें जुड़ती हैं और वो बातें आज के राज्य की राजनीति से हैं। आज हमारे राजस्थान में, जो कि आप राजस्थान राज्य के अंदर प्रवक्ता हैं, सरकार आपकी है, इस सरकार को लेकर कहा जाता है कि पर्ची सरकार है। देखिए, कौन लोग करते हैं ये बातें? ये वो लोग बात करते हैं जिनके भी जुम्मा 8-10 महीने पहले राजस्थान में सरकार हुआ करती थी। और वो सरकार क्या थी जिसके बारे में देश में चर्चा होती थी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती थी कि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। एनसीआरबी का डाटा कहता था कि बेरोजगारी के कारण जो युवा आत्महत्या करते हैं उसके मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। साइबर अपराध के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर था। बिजली की कीमतों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर। मंडी टैक्स के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर। यह उनकी सरकार का दृश्य बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग, वो निकम्मे लोग जिन्होंने राजस्थान को इस तरह के हालात में पहुंचा दिया, गर्विले राजस्थान को, रंगीले राजस्थान को, वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए क्या हुआ था, 2018 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने गई थी सचिन पायलट के नेतृत्व में। सरकार बन गई तो पर्ची का तो पता नहीं, खर्ची दे के कोई और मुख्यमंत्री बन गया। तो वो जो इनके पे और खे का अंतर जो है ना, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। पर्ची कहां चली? 25 सितंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की एक पर्ची लेके आए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, अशोक गहलोत को दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। 92 एमएलए, 92 एमएलए वो जो पर्ची लेकर आए थे दिल्ली में, उनके खिलाफ दूसरी जगह पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे और विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देकर आ गए थे। उस पर्ची को यूं फाड़ा और यूं भेज दिया वापस। जो व्यक्ति एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला था, उसी ने बगावत कर दी। ये दृश्य किसी ने देखे? तो वो जो भड़ास अंदर तक घुसी पड़ी है ना, इनको भड़ास किस बात की? ये पेपर लीक करवाते थे, 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। पूरी की पूरी सरकार उनकी इसमें शामिल थी। भजनलाल शर्मा जी इनकी आंखों में क्यों खटकते हैं? क्यों बार बार उनको टारगेट करते हैं? क्योंकि उन भजनलाल शर्मा जी ने सरकार में आते ही उन बच्चों को न्याय देना शुरू किया और 52 एफआईआर
अब तक 9 महीने में दर्ज हो चुकी है। 173 ऐसे अपराधी जिन्होंने उनके राज में पेपर लीक किए वो आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। आप देखना, एक विडंबना देखना, एक कोइंसिडेंस आपको हमेशा ध्यान दे। जब भी कभी कोई बड़ा पेपर चोर पकड़ा जाता है तो डोटासरा जी उलूल जुलूल बयान दे देते हैं, कवर फायर करते हैं उस अपराधी को, कवर फायर देते हैं उसको, ताकि मीडिया की सुर्खियां उनका बयान बटोर ले, वो सुर्खी में ना आए। ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 महीने में राजस्थान में जो इन खड्डे में डाल के गए थे उससे बाहर निकालने का काम जो भजनलाल शर्मा जी ने किया है, ये उसको बढ़ना नहीं, उसको देखना नहीं चाहते, ये उनकी आंखों में सहन नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। इनकी बातों में दम होता तो ये सरकार में थे, सरकार वापस ले आते। ये ऐसे लोग हैं जो ठुमक ठुमक ठुमका तो लगा सकते हैं, कहीं जाके कुछ कर नहीं सकते। एक बात बताओ, पर्ची और खर्चे की बात हो रही है, मीडिया में इस बात का भी बहुत जिक्र था कि खर्चा तो आपने भी बहुत किया था सचिन पायलट जी को लाने के लिए। सचिन पायलट जी तो तब भी कांग्रेस पार्टी में थे, सचिन पायलट जी आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अगर सचिन पायलट जी ने कभी किसी पब्लिक मंच पे, किसी पर्सनल मंच पे कभी कुछ कहा हो, मुझे तो याद नहीं आता है सर। वो एक ही तो व्यक्ति है ना जो बताएंगे। जनरली ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों के जो बयान होते हैं, जैसे अभी आपने डोटासरा जी का नाम लिया, ठुमुक ठुमुक का बयान दिया, पायलट साहब को लेकर के आप लोगों के बयान बड़े नर्म होते हैं, क्या अभी भी चांसेस हैं क्या? देखिए, एक मानवता भी कोई चीज होती है राजनीति से इतर, है ना। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रताड़ना कांग्रेस पार्टी के राज के दौरान मिली है। वो व्यक्ति कांग्रेस को राज लेके आया 2018 में, उससे छीन लिया गया। उस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री रहते हुए बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति के बारे में निकम्मा, नकारा, गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। राजस्थान की राजनीति के शब्द नहीं है ये, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए। और जिस व्यक्ति को की राजनीतिक हत्या करने के लिए अनेकों बार इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर इनके प्रदेश नेतृत्व ने अनेकों बार अभियान चलाए, तो एक स्वाभाविक है कि हमारा उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है। जब कभी चुनाव में जाएंगे या जब कभी चुनाव होंगे, तब निश्चित रूप से हम उनकी कमियां भी उजागर करेंगे, उनकी बातों को जनता के बीच में भी लेकर जाएंगे। लेकिन जो दिखती हुई बातें हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हैं, वो तो स्पष्ट है ना। उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। अब किसी भी राजस्थानी को बुरा लगता होगा, हमें भी लगता है। ओके, और डोटासरा जी से क्या है आपका? नहीं, मुझे कुछ मैं नहीं जब है। भी आपको देखता हूं, जब भी किसी मीडिया में, न्यूज़ में, ट्वीट्स में, आपके बयान उनको लेके बड़े तल्ख होते हैं। मैं ये मानता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा एक वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित किया है। जो भाषा का स्तर गिरा है किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बोले गए शब्द हों या किसी और व्यक्ति के लिए बोले गए शब्द, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति को ताक ताक पे रख रहे हो, उलूल जुलूल बातें करते हो, बिना सर पैर की बातें करते हो, बिना आधार की बातें करते हो, तो जवाब तो मिलेगा। आपकी बातों में ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, और आपको जवाब भी नहीं मिलेगा, ये तो नहीं चलेगा। जब भी पेपर लीक्स की बात आती हैं, जब भी उस दौर में हुए भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, तो निश्चित ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चीज़ें घूमने लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में आरपीएससी आ जाती है। आरपीएससी के 2 मेंबर पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरपीएससी की साख इतने सारे सवालों के साथ में चल रही है, फिर भी आरपीएससी पेपर करा रही है। हाल ही में बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने आरपीएससी को भंग करने, आरपीएससी के द्वारा कराई गई उन परीक्षाओं को रद्द करने जैसी मांगे आपकी सरकार में होते हुए भी दोहराई हैं। देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो या भारतीय जनता पार्टी के बाकी सारे नेता हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो ये इस तरह के घपले घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, उनके खिलाफ लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी लड़ी, बाकी नेताओं ने भी लड़ी। जो उस वक्त विधायक थे, उन्होंने सदन के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया, खुद जो पीड़ित लोग थे उन्होंने उठाया। इसी कारण कई सारी परीक्षाओं तो उनके समय में ही उजागर हो गई, और कुछ अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तब पकड़ में आ रही है। सबसे पहले जरूरत है उन लोगों को पकड़ने की जिन लोगों ने इन संस्थाओं को डैमेज किया, जिन्होंने लाखों परिवारों को बर्बाद किया, लाखों परिवारों के सपने कुचले,
और सरकार के साथ मिलकर जिस तरीके का अत्याचार राजस्थान के युवाओं पर किया, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। और उस काम के लिए प्रभावी तरीके से काम करना भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने किया। 173, मैंने आपको बताया पहले भी, 173 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, और ये कोई आज के अपराधी नहीं है। ये आज से 10 महीने पहले सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर ये सब कृत्य कर रहे थे। 173 लोगों को पकड़ा, 52 एफआईआर दर्ज हुई। कई सारे लोग जो फरार थे उनको अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के पकड़ कर लाए। आज वो जेलों में बंद है। 10 महीने हो गए, कई सारी परीक्षाएं आयोजित हो गई, किसी का कोई पेपर लीक नहीं है, कोई होल्ला नहीं, आराम से परीक्षाएं हो रही। एक वातावरण दिया लोगों में। एक सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम है कि अगर कोई पिछली सरकार पूरी सरकार के सिस्टम को भ्रष्ट करप्ट करके चली गई हो, जनता में उस सरकार के प्रति, सरकारों के प्रति ही अविश्वास पैदा हो गया हो, राजनीति के प्रति अविश्वास पैदा हो गया हो, तो उसको बहाल करना नई सरकार और उसके अच्छे नेतृत्व का काम है। और वो ये सरकार कर रही है। केवल उन अपराधियों को ही नहीं पकड़ रही, बल्कि नई परीक्षाएं आयोजित करके उनमें पारदर्शी तरीके से किस तरीके से छात्रों को परीक्षा में बिठाया जा सकता है और उसको आयोजित किया जा सकता है, इस तरह का माहौल दे रही है। सबसे पहले काम है अपराधियों को पकड़ना, माहौल बनाना, और उसके बाद जो कुछ भी इस दौरान निकल कर आएगा उस पर सक्षम स्तर पर कार्रवाई होगी। इस पे कौन इंकार कर रहा है? परीक्षाएं रद्द होंगी जो पहले हो चुकी थी। मैंने कहा कि जो कुछ भी इंक्वायरी में निकल कर आएगा और सक्षम एजेंसियां और सरकार जो उसमें ठीक फैसला समझेगी वो लेगी, उसमें कोई बात नहीं है। रोजगार मिलेगा। रोजगार तो आप देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार की हालत तो क्या थी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर था, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के मामले में देश में नंबर 1 पर था। लेकिन ये सरकार जब से आई, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने सारे युवाओं से वादा किया कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी, जो हकदार है उसको हक मिलेगा, और 1 लाख नौकरियां हम इस वर्ष देंगे। पूरे 5 सालों में हम 4 लाख नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधानसभा के फ्लोर पर भी कहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी कहा। और आप देखिए कि 41,000 नौकरियां अब तक राजस्थान की सरकार दे चुकी है इन 8-10 महीने में। और अभी जब हम बात कर रहे हैं उसके ठीक 2-3 दिन पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें 60,000 चतुर्थ श्रेणी, 23,800 सफाई कर्मी और ड्राइवर, इनकी वैकेंसी लगभग 90,000 लोगों की वैकेंसी और निकाली गई है। कई सारी परीक्षाओं की वैकेंसियां और निकल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए, हम खूब वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। 1 लाख का वादा किया था, 1.25 लाख कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से ना केवल सरकारी नौकरियां बल्कि जो और क्षेत्र हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, उनमें भी सरकार माहौल बना रही है। और आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री देश देश में घूमकर, विदेशों में घूमकर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे आए, यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे लगे, यहाँ पर निवेश कैसे हो, और उस निवेश के माध्यम से हमारे युवाओं को नौकरी कैसे मिले, राजस्थान की तरक्की कैसे, उसके लिए रात दिन लगे हुए हैं। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, दिसंबर में समिट होगी राजस्थान, राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होने वाला है, और उसके माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट देश भर से आएगा, दुनिया भर से आएगा, उसमें कितनी सारी इंडस्ट्री लगेंगी, कितने सारा उपक्रम यहाँ पे खड़े होंगे, और उनके माध्यम से भी कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की बाकी सारी योजनाएं भी हैं जो युवाओं को नौकरी के अलावा भी रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। आपने बहुत अच्छे से अपने पक्ष को, जो कि आप सरकार के साथ हैं वर्तमान में, तो आपने सरकारी पक्ष को भी बहुत अच्छे से डिफेंड किया। जब कोई व्यक्ति इस तरह से वार्ता करता है तो स्पेक्टेटर्स में बैठी जनता या दर्शक बनी हुई जनता कई बार मन में ये विचार करती है कि इनका इतिहास क्या था, यानी इनका बचपन कैसा था जो आज इस तरह से तेज तर्रार बातें कर रहे हैं। देखिए, बचपन तो सबका जैसा होता है वैसा ही हमारा है। हम तो बिल्कुल गांव के लोग हैं, बिल्कुल छोटे से गांव। घर में कोई राजनीति में था पहले? नहीं, घर में तो मेरे ताऊ जी गांव की राजनीति करते थे, उसके अलावा कोई बड़े स्तर पर राजनीति में नहीं था। लेकिन हाँ, हम शेखावटी के लोग हैं और शेखावटी के लोगों के खून में राजनीति होती है। मतलब अपने गांव का नाम बताएं ताकि लोग उससे मेरा कनेक्ट करें। गांव है सीकर जिले में है, निमेड़ा, खंडेला के पास में गांव है। और मैं जन्मा तो कलकत्ता, मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, लेकिन हम बहुत छोटी उम्र में गांव आ गए थे और वहाँ रहे। और जो गांव आपको संस्कार देता है, जो गांव आपको ताकत देता है, जिस गांव की मिट्टी में आप पले बड़े होकर एक ताकत लेकर चलते हो, जीवन भर आपके काम आती है। मुझे मेरे बचपन से, मेरे गांव से इस तरह का वातावरण मिला, इस तरह अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने गांव के लोगों का वातावरण मिला। मैंने वो सारे काम किए जो गांव का एक बच्चा जो गांव में रहते हुए करता है, खेती किसानी से लेकर जो कुछ भी होता है सब कुछ किए हैं। और इसलिए मेरे अंदर वो गांव जिंदा है, इसलिए मेरे अंदर आज भी खुददारी जिंदा है।
और मैं अपनी बात को आज भी उसी ताकत से रखता हूँ जिस बात को उस वक्त रखता था। उस दिन भी रखेंगे जिस दिन आप राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, देखिए मैं तो ऐसे कल्पनाओं के संसार में बहुत नहीं जीता, लेकिन फिर भी जब कभी जिस तरह की जिम्मेदारी भी आती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से जहाँ पर मैं जन्मा, जहाँ पर मैं पला बड़ा, उस गांव का नाम खराब ना हो, मेरे आसपास रहने वाले लोगों का नाम खराब ना हो, और मैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। और इसीलिए आप कभी भी देखिए कि जो काम मुझे मिलता है, मैं कम से कम अपने अंदर मुझे संतुष्टि रहती है कि मैंने अपना काम पूरा ईमानदारी से। अक्सर जो पॉलिटिकल लोग हमारे साथ इंटरव्यू में होते हैं, उनसे हम कुछ काल्पनिक क्वेश्चंस पूछते हैं। काल्पनिक से मतलब जो अभी नहीं है, भविष्य के गर्भ में है। आपसे भी एक ऐसा ही सवाल, यदि आप राज्य के मुख्यमंत्री हों तो अपनी 3 प्राथमिकताएं। देखिए, राजस्थान ड्राई स्टेट है ना, पानी की कमी है बहुत सारी जगह पे, लेकिन पानी आ भी सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है लोगों में, हमारा राजस्थान के कई सारे इलाकों से लोगों ने पलायन किया पानी नहीं होने की वजह से। तो मैं सबसे पहला काम, अगर कभी मुझे किसी भी तरीके का कोई अवसर मिले, मेरे मन में कल्पना है कि मैं पानी को लेकर बहुत काम करना चाहता हूँ। राजस्थान के हर हिस्से में पानी पहुँचे, सिंचाई का पानी पहुँचे, जिससे पलायन भी रुके, लोगों में संपन्नता भी आए। ये काम मैं करना चाहता हूँ। दूसरा, राजस्थान हमारा एक इमेज वाला स्टेट है, मतलब जिसकी एक प्रतिष्ठा है, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जाओगे तो लोग राजस्थान को बड़े गर्वीले राजस्थान के रूप में याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी इमेज बनी रहे। उसके ऊपर जो धब्बे लगते हैं अपराध के माध्यम से, जो ये कन्हैयालाल जी का गला काटने जैसी घटनाएं से, और कई सारी ऐसी घटनाएं जो हमारी बेटियों के साथ होती आई हैं, ऐसी घटनाओं की वजह से जो धब्बे लगे वो ना लगें कभी भी किसी भी राज्य में। तो मैं सोचता हूँ कि जब कभी मुझे कोई अवसर मिले तो मैं इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करूँ। तीसरी मेरी ये कोशिश है कि जो किसान हैं, उन किसानों को कम से कम ईमानदारी के साथ जो उनका हक है, जो वो अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, उनके साथ सरकार खड़ी हो। ये मेरी प्राथमिकता है। बाकी तो कल्पनाएं बहुत सारी हैं, कभी वो तो जीवन पे उतरेगी। तो अब आपको 1 लाइनर आंसर देना है और 1 पॉइंट पर टिके रहना है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपके सामने बीजेपी के 3 नेता, आपकी पसंद बतानी है, और ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका। टिपिकल क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मैं इसका एक लाइन में जवाब नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि तीनों विराट व्यक्तित्व हैं जी, और तीनों अपने आप में महान आत्माएं, मतलब जो जिनके बारे में किसी की तुलना आपस में नहीं हो सकती। ये अपने अपने समय के सब योद्धा हैं। इसलिए इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके मैं किसी 2 के बारे में अलग धारणा नहीं बना सकता। आपके सामने विकल्प दिया जाए, ये 3 हैं, इनमें से एक के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, किसे प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं तो आज के दौर में हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मोदी जी के साथ ही करूँगा, क्योंकि उनकी जो स्पीड है, पहले जो हमारे नेता रहे हैं, दोनों पूज्य नेता, वो जब राजनीति करते थे मैं बहुत छोटा था, और वो उनका अपना एक लंबा इतिहास है, शानदार इतिहास है। तो हो सकता है कि मैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि उनकी अपने अलग तरीके की वो होगी। लेकिन मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, मैं हूँ चाहे दूसरे युवा नेता लोग हैं, वो उनकी राजनीति से प्रभावित हैं और उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। केंद्र की राजनीति में कुछ नेता, किन के साथ आप काम करना भविष्य में पसंद करेंगे? डॉक्टर जयशंकर साहब, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, अनुराग ठाकुर जी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इनका तीनों का अलग अलग वो है। नितिन गडकरी जी को अगर आप देखें तो उनका बड़ा ज़बरदस्त विजन है। उन्होंने पूरे देश में जिस तरह सड़कों का जाल बिछाया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसी सड़कें कभी हो सकती हैं। उनका अलग तरीके का। राजनाथ सिंह जी बहुत पुराने बड़े डैशिंग से लीडर हैं। वो तो जब बोलते हैं तभी लोगों को लगता है कि नेता बोल रहा है। जयशंकर साहब जब से विदेश मंत्री बने तब से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। पर्दे के पीछे रहकर जो उन्होंने भारत की ताकत बढ़ाने का काम किया है, वो निश्चित रूप से हर किसी को प्रभावित करता है। अनुराग ठाकुर जी के साथ तो मैंने काम किया है, जब वो युवा मोर्चा में थे तब उनके साथ मैंने काम किया है। वो ज़बरदस्त नेता हैं। वो नेता बनाते हैं, अपने नीचे लोगों को नेता बनाते हैं, और उनके बनाए हुए कई सारे नेता कई सारे राज्यों में आज बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं। तो अलग अलग नेताओं का अलग अलग काम करने का तरीका है। एक नेता से दूसरे नेता को कंपेयर नहीं किया जा सकता। चलिए, आपने बहुत ही अच्छे से अपने पक्ष को रखा है, और निश्चित ही आपकी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। बहुत शानदार वार्ता रही। भविष्य में किसी राज्य की राजनीति या केंद्रीय राजनीति पर जब भी हमें राय की आवश्यकता होगी, हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। कृपया पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।